नमस्कार। आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके बीच मध्यकालीन इतिहास की क्वेश्चन सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की क्वेश्चन सीरीज में 712 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यानी भारत पर अरब आक्रमण से लेकर भारत में दिल्ली सल्तनत के समापन तक के सभी महत्वपूर्ण सवालों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आने वाली कुछ परीक्षाओं में जैसे यूके ट्रिपल एससी के जो तमाम पेपर हैं और इसके साथ साथ लेक्चरर इतिहास की ये जो मुख्य परीक्षा है उसके संबंध में भी यह जो क्वेश्चन सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए आज की क्वेश्चन सीरीज की यहीं से शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 13वीं शताब्दी में खराज क्या था। खराज यानी इसी को खिराज भी कहा जाता था, इसी खराज को खिराज भी कहा जाता था। और ये खिराज किस प्रकार का कर था, ये आपने यहां पर ऑप्शन देखिए। कृषि पर कर था, भू संपत्ति हस्तांतरण पर कर था, भूमि पर माफी थी या सिंचित कृषि पर कर था। तो जो खिराज था वो 13वीं शताब्दी में कृषि पर कर था, यानी खेती पर, यानी भू राजस्व पर कर था। ये ध्यान रखेंगे, भू राजस्व पर, और भू राजस्व पर यानी कृषि पर कर था। तो पहला सवाल ये आपका था। हमने जाना था कि फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके सिर्फ 4 कर बचाए थे। उसमें जजिया जो गैर इस्लामिक लोगों पर लगाया जाता था, जक़ात जो संपन्न मुसलमान अपना एक जितनी आय होती थी उसका एक हिस्सा दे देते थे, खुम्स या उस यानी युद्धों में जो लूटा हुआ माल है उसका, और एक जो खिराज है वो ये है, खिराज यानी भू राजस्व पर कर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के रूप में कार्य नहीं किया। तो ऑप्शन है अल्प खां, खिज्र खां, नुसरत खां व जफर खां। तो आपको पता है अल्प खां, उसके 4 प्रमुख सेनापति थे जिसमें उलूग खां, नुसरत खां, अल्प खां और जफर खां, ये 4 प्रमुख थे। मलिक काफूर बाद में आया है, ठीक है। 4 ये प्रमुख खान थे या 4 प्रमुख सरदार या 4 प्रमुख सेनापति थे। तो इनमें से कौन नहीं है? खिज्र खां, क्योंकि खिज्र खां आपको पता है वो पुत्र है अलाउद्दीन खिलजी का। चित्तौड़ अभियान जब 1303 में किया उसके बाद चित्तौड़ का नाम इसी खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया गया था, ठीक है। तो वो यही खिज्र खां है। तो खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का कोई सेनानायक नहीं बल्कि उसका पुत्र है। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी तक 2 सवालों पर चर्चा हुई है। आगे देखिए तीसरा सवाल क्या है इसमें। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध के विस्तृत वृत्तांत मतलब विवरण, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है। तो इसका आंसर देखिए किस तरीके से, खजानुल फतू, ठीक है। खजानुल फतू आपको पता है अमीर खुसरो की रचना है। तारीख फिरोज शाही, इंसाए मेहरू वो चचनामा। तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या है, चचनामा, ठीक है। एक अरबी ग्रंथ है जिसके लेखक अज्ञात बताए गए हैं, किसका वर्णन नहीं है कि किसने लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पर इसके लेखक अली अहमद भी बताया गया है। तो इतिहासकारों में मतभेद है इसमें इसको लेकर, तो ये ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं पर अज्ञात तो कहीं कहीं पर इसके लेखक अज्ञात अली अहमद बताए गए हैं। बाकी आपको पता है खजानुल फतू अमीर खुसरो की है और तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है। तारीख फिरोज शाही 2 लोगों की रचना है। एक तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो लिखा है, दोनों फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही है, एक जियाउद्दीन बर्नी और दूसरा शम्से सिराज अफीफ। तो ये 2 लोगों का वर्णन है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था जो आपने यहाँ पर उल्लेखित था, ठीक है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब सिकंदरी का विषय क्या था। तिब्ब सिकंदरी आपको पता है, तिब्ब सिकंदरी जो है इसी को फरहंगे सिकंदरी नाम से जाना जाता है, इसी को फरहंगे सिकंदरी नाम से जाना जाता है। और संस्कृत स्रोतों से संग्रहित फरहंगे सिकंदरी या तिब्ब सिकंदरी का विषय क्या था। तो आपको पता है सिकंदर लोदी ने बहुत सारे आयुर्वेद ग्रंथ या बहुत सारे औषधि शास्त्र से संबंधित ग्रंथों का, ठीक है, जो संस्कृत में थे मूलतः उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और वो किससे संबंधित है, देखो मैंने आपको बता दिया है पहले ही, आयुर्विज्ञान यानी, ठीक है, औषधि शास्त्र से इनका संबंध था। और ये काम सिकंदर लोदी ने किया था, ठीक है। तो सिकंदर लोदी ने अपने जो सहयोगी था मियाँ भुआ, उसके सहयोग से ये काम संपन्न कराया था। तो ये काम करने वाला कौन है, तो सिकंदर लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आयुर्विज्ञान होगा।
आयुर्विज्ञान इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित छांटना है। अलबरूनी, रजबनामा, हसन निजामी, तारीख हिंद, बरनी, तबकाती नासिरी या अमीर खुसरो, तुगलकनामा। देखो पहले से मेल इस तरह से मिला लेते हैं। अलबरूनी की कोई रचना रजबनामा नहीं है। रजबनामा आपको पता है, सॉरी, रजबनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है और ये काम किसने किया है? बदायूनी ने किया है, तो ये पहला मेल नहीं खाता है। दूसरा, हसन निजामी की जो रचना है वो तारीख हिंद नहीं है, ठीक है, तारीख हिंद नहीं है। तारीख हिंद जो रचना है वो आपकी अलबरूनी की है, तो अलबरूनी की है, तो ये भी आपका ऑप्शन मेल नहीं खाता। तीसरा, तबकाती नासिरी, तबकाती नासिरी बरनी की रचना नहीं है, ठीक है, ये बल्कि मिनहाज जो सिराज की रचना है, तो ये भी आपका मेल नहीं खाता। सिर्फ एक मेल खाता है और यही एक आपका सही आंसर है। अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा है, जो गियासुद्दीन तुगलक पर लिखी गई है, ठीक है, जो गियासुद्दीन तुगलक पर लिखी गई है, तो गियासुद्दीन पर लिखी गई, यही इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया था तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? समन्वित मतलब शामिल किया। तो कौन है दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जिसने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को भारतीय परंपराओं में समन्वय किया, उनका मिश्रण किया? तो आपको एक चीज पता है कि आप बलबन के बारे में जानते हैं, और बलबन ने फारसी रिवाज यानी ईरानी रिवाज शुरू किए थे। लेकिन यहां पर ऑप्शन आपको पता है, बलबन नहीं है, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, रुकनुद्दीन फिरोज है और गियासुद्दीन तुगलक है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो इल्तुतमिश है। अब आपको पता है कि आपको लग रहा होगा कि बलबन इसका आंसर होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन ही इसी तरह के नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। इल्तुतमिश ने भी कुछ इस तरह की परंपराएं चलाई थी जो ईरानी परंपराओं पर ही आधारित थी। जैसे उदाहरण के तौर पर पुत्री को राज सिंहासन देना, पुत्री को राज सिंहासन देना, ये ईरानी परंपरा है कि योग्य मतलब पुत्रों के होते हुए अगर पुत्र योग्य नहीं है तो पुत्री को भी राज सिंहासन दिया जा सकता है, ये ईरानी परंपरा है। और इसके साथ साथ अपने पुत्रों को शिक्षित करने के लिए उसने बगदाद से विशेष प्रकार के ग्रंथ या विशेष प्रकार की पुस्तकें जो इस्लाम धर्म से संबंधित थी वो मंगवाई थी। ये भी एक ईरानी परंपरा है, यानी अपने पुत्रों को शिक्षित करने के लिए, ठीक है, अपने पुत्रों को शिक्षित करने के लिए बगदाद से जो पुस्तकें मंगाई थी, ये भी एक ईरानी परंपरा है। तो इसलिए इसने ईरानी परंपराओं को भारतीय परंपराओं या भारतीय राजतंत्रिक परंपराओं में इनका मिश्रण किया था। तो ये आपका सही आंसर हो गया, इल्तुतमिश इसका सही आंसर होगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। सातवां क्वेश्चन इसमें देखिए, ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था, ये ध्यान रखेंगे। ससगनी नामक सिक्का, पहले तो ये बताओ कि ससगनी नामक सिक्का किसने चलाया था? तो आपको पता रहना चाहिए, ससगनी नामक सिक्का जो है ये फिरोज तुगलक ने चलाया है, और चांदी का है वो खुद ही वर्णन कर लिया है। तो फिरोज तुगलक ने चलाया था ये ससगनी नामक सिक्का, और ये ससगनी नामक सिक्का 6 जीतल के बराबर होता था। ये ध्यान रखेंगे, ये ससगनी नामक सिक्का जो है फिरोज तुगलक ने चला रखा है और ये 6 जीतल के बराबर होता था। और आपको पता है चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये दोनों जो है किसने चलाए हैं? इल्तुतमिश ने चलाए हैं, इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए। और ससगनी नामक जो चांदी का सिक्का है ये किसने चलाया था? फिरोज तुगलक ने चलाया था। और फिरोज तुगलक ने ये जो सिक्का चलाया ये 6 जीतल के बराबर होता था, ध्यान रखेंगे, 6 जीतल के बराबर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए फिरोज तुगलक ने अधा और बिख नामक सिक्के भी चलाए थे। अधा और बिख नामक सिक्के भी फिरोज तुगलक ने चलाए थे, जो आपके किसके थे? तांबे के सिक्के थे, ध्यान रखेंगे। अधा और बिख नामक सिक्के जो थे दोनों ये तांबे के सिक्के थे, और ये भी किसने चलाए हैं? फिरोज तुगलक ने चलाए थे। तो यहां पर सवाल अलग था, हालांकि ससगनी नामक चांदी का सिक्का किसके बराबर होता था? तो 6 जीतल के बराबर होता था। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल दोनों इल्तुतमिश ने चलाए हैं। ये पहले शुद्ध अरबी सिक्के हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई? तो 1000 दिनारी यानी 1000 दिनार में किसी को खरीदा गया था, वो नाम है मलिक काफूर। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय खरीदा गया था। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय जब खरीदा गया तो ये गुजरात अभियान जब हुआ था 1297-98, किसी किताब में आपको 99 में मिल जाएगा। तो 1297-98 में जब गुजरात अभियान हुआ था तो उस समय 2 सेनापति गए थे अलाउद्दीन खिलजी के, उल्लू खां और नुसरत खां। तो नुसरत खां ने इसको खरीदा था, ठीक है, इसकी योग्यता को देखते हुए नुसरत खां ने इसको खरीद कर किसको भेज दिया था? अपने राजा के सम्मुख ले गया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था।
तो कितने दिनार में नुसरत खान ने तब खरीदा था इसको, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, उसने इस मलिक काफूर को, जो एक किन्नर था, उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनार की उपाधि भी दी जाती है, इसी को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो और क्या क्या सवाल हैं, बाकी आप ऑप्शन इधर देख लेंगे, वही ऑप्शन है बाकी। ये नुसरत खां, जफर खां, ये तो है नहीं, ये उसके प्रमुख 4 खान थे, उनमें से हैं, तो 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा गया था। अगला 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बात की। यहां आधी रात तक मतलब यहां है धार्मिक मामलों में, इसने सीधे लिख दिया है, तो धार्मिक मामलों में आधी रात तक बात किससे करता था, सॉरी, किसने जिन प्रभा सूरी से, जिनके दरबार में, जिसके दरबार में होगा उसी ने किया होगा, सीधी सी बात है। तो आपको पता है जिन प्रभा सूरी हो, जम्बूजी हो, ठीक है, या राजशेखर नामक एक जैन विद्वान हो, ये तीनों के तीनों किसके दरबार में रहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आधी रात तक धार्मिक मामलों में किससे बात की थी, जिन जिन प्रभा सूरी से। ऐसी एक व्यक्ति नाम है जिनका नाम है हरिविजय सूरी, और वो हरिविजय सूरी जो है, वो हरिविजय सूरी वो रहते थे किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। एक जैसे नाम है तो आप रिलेट करेंगे तो आपका इस तरह से सवाल गलत नहीं होगा। तो हरिविजय सूरी अकबर के दरबार में रहते थे, जबकि जिन प्रभा सूरी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला आपका सवाल यहां देखिए तब तक कि गज सिकंदरी और गज इलाही में अंतर क्या था, कितना था। तो ये ध्यान रखेंगे, गज इलाही, सॉरी, गज सिकंदरी और इनके बीच अनुपात क्या था, गज सिकंदरी और गज इलाही। पहले तो पता होना चाहिए ये दोनों जो भूमि माप के पैमाने हैं ये चलाए किसने हैं। तो ये दोनों भूमि माप के पैमाने जो हैं ये तो सिकंदर लोदी ने चलाया है, ये सिकंदर लोदी ने चलाया है, और एक गज इलाही आपको पता है अकबर ने चलाया है। तो जो सिकंदर लोदी ने जो गज सिकंदरी चलाया था उसमें 39 खाने थे, 39 खाने थे, उसमें पैमाने थे, और जो अकबर ने गज इलाही चलाया उसमें 41 खाने थे। तो इस तरीके से ये आपका सही आंसर हो गया, गज सिकंदरी में 39 खाने और गज इलाही में 41, यानी गज इलाही थोड़ा बड़ा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर इनमें ये अनुपात हो गया इन दोनों का। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल है 11वां, निम्नलिखित सुल्तानों में किसे खलीफा से सैयद उल सलातीन की पदवी प्राप्त है, पदवी मतलब उपाधि। तो सैयद उल सलातीन की उपाधि जो है वो किस शासक को मिली थी। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक शासकों में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने सैयद उल सलादीन या सैयद उल सलातीन की उपाधि ली। इसका मतलब होता है खलीफा का नायब, खलीफा का नायब, नायब यानी प्रतिनिधि। ठीक है, नायब यानी प्रतिनिधि, तो ये ध्यान रखेंगे। तो खलीफा का नायब, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि खलीफा का नायब या खलीफा का प्रतिनिधि की उपाधि किस वंश के शासकों ने ली है। तो तुगलक वंश के, और तुगलक में भी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि इनको सही सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। तो देखो, मुनहियान गुप्तचर, मुशरिफ शाही कारखाना, बरीद अनाज बाजार का ऑफिसर और सहना जासूस। देखिए आप एक एक करके मिला लीजिए। पहली बात, ये इसका सही आंसर है। वैसे मुनहियान आपको पता है जिसको मुनही भी कहा जाता था, और सबसे पहले मुनहियानों की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो ये गुप्तचर थे। बाकी देखिए, सहना जासूस होते नहीं थे। ठीक है, सहना मतलब होता है प्रमुख, तो जासूस कैसे हो जाएंगे ना, जासूस तो गुप्तचर ही हुआ एक तरीके का। बरीद गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। यहां देखो, अनाज बाजार का ऑफिसर कहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और तीसरा मुशरिफ, ये शाही कारखाना नहीं बल्कि लेखाधीक्षक होता था, तो ये भी गलत है। तो आपका सीधा बचता है मुनहियान, जो गुप्तचर था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर आपका मुनहियान हो जाएगा, मुनही। तो मुनहियानों की नियुक्ति जो है गुप्तचर, वो हालांकि गौड़ गुप्तचर होते थे। आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुप्तचरों की नियुक्ति बलबन के समय हुई थी, और बलबन ने बरीद नामक जो ये है, बरीद नामक गुप्तचर प्रमुख की नियुक्ति की थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मंडी विभाग में इसको क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, यानी इसको मंडी विभाग की देखरेख के लिए, वहां की जासूसी करने के लिए रख दिया। तो ये बरीद को वहां नियुक्त हो गया। तो फिर मुनहियानों की नियुक्ति करनी पड़ी आम जनता या आम लोगों के बीच गुप्तचर यानी गुप्तचरी का काम करने के लिए, यानी जासूसी का काम करने के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, बरीद की नियुक्ति सबसे पहले बलबन के समय हुई है, मुनहियान की अलाउद्दीन खिलजी के समय। बरीद, अब जब दोनों हो गए तो बरीद क्या हुआ, बरीद गुप्तचर विभाग का प्रमुख और मुनहियान आम गुप्तचर एक तरीके से। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे ये भी आप। अगला सवाल देखिए, इसमें 13वां सवाल था जो था, इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था। ये आप कई बार सुनते हैं
इब्न बतूता, ठीक है, ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को यात्री था, आपको पता है मोरक्को। और महाद्वीप पूछ रहे तो अफ्रीका, तो कैसे भी सवाल आ सकता है, आप सॉल्व कर लेंगे। या अफ्रीका निवासी या मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत आया था, और इसने रेहला नामक एक यात्रा वृत्तांत, किताबुल रेहला नामक अपना एक यात्रा वृत्तांत, अपनी यात्रा पर जो किताब लिखी है उसको किताबुल रेहला कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, रेहला। जब ये दिल्ली आया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तो इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। काजी यानी मुख्य न्यायाधीश, राजा के बाद सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी काजी ही होता था, और उसके बाद काजी के अलावा अमीर दाद भी हुआ करता था होने को, तो ये आप जानेंगे। ठीक, तो ये आपने यहां तक पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा पर अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? वो कह रहा है कि किसकी मुद्रा, यानी दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही, यानी लेन देन का माध्यम रही? तो आपको पता है बहलोल लोदी का एक सिक्का था, चांदी का सिक्का, जिसको बहलोली सिक्का कहा जाता था। और बहलोली नामक सिक्का जो है वो अकबर के काल तक चलता रहा, जो एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। अगला देखिए, अगला सवाल है 15वां सवाल, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसकी माता हिंदू थी? तो इनमें से ध्यान रखेंगे, तो फिरोज तुगलक की माता वो भी हिंदू थी, सिकंदर लोदी की माता भी हिंदू थी, गियासुद्दीन तुगलक की माता भी हिंदू थी, और यहां नासिरुद्दीन खुसरो तो मूलतः हिंदू ही था, बाद में मुस्लिम बना था। तो ये उपरोक्त चारों 1 2 3 4 यानी सभी की जो माता है वो क्या है? हिंदू है, ये ध्यान रखेंगे, उपरोक्त चारों। अब देखिए अगले सवाल में पहुंचते हैं, 16वां सवाल, किसने यह राय व्यक्त की? देखो, किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को घर की चारदीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? ठीक है, गांधी जी मत करके आ जाना वहां। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो और इसामी। आपको पता है अमीर खुसरो तो दरबारी का भी है, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, ये तो आपको पता है। बाकी उसके संबंध में उसने पुस्तकें भी लिखी हैं, उसकी विजय यात्रा का उल्लेख खजानुल फतूह में भी वर्णन किया है। बाकी तारीख अलाई में भी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन किया। लेकिन इसामी भी सल्तनत कालीन क्या है? एक यात्री है। वैसे फारसी विद्वान था, और ये बहमनी साम्राज्य के शासक बहमन शाह के दरबार में रहता था। बहमन शाह के दरबार में रहता था, जो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हैं, बहमन शाह के दरबार में। और इसकी प्रसिद्ध रचना आपको पता है, ठीक है, फुतूह उल सलातीन है। एक मिनट, फुतूह उस सलातीन। तो इसने बहमनी साम्राज्य के बारे में ही, या अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में ही इस पुस्तक में वर्णन किया है। तो इसामी भी दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान ही भारत यात्रा पर है। ये मूलतः फारसी था, ये भी आप ध्यान में रख लेंगे। अगला सवाल देखिए, 17वां सवाल, मोहम्मद गौरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से, किस पुस्तक से मिलता है? तो मोहम्मद गौरी की भारत विजय, ठीक है, मोहम्मद गौरी तो ये खुद तुर्क है, तथा नव स्थापित, नया स्थापित तुर्की सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत कह रहा हो, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किससे मिलता है? चर्चनामा नहीं हो सकता, क्योंकि अरब आक्रमण की जानकारी मिली है। किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी से भी वर्णन मिलता है, किसका? ठीक है, किताबुल यामिनी से वर्णन मिलता है, या तारीख यामिनी उद्बी की रचना है, इससे गजनवी का वर्णन मिलता है। ठीक है, तारीखुल हिंद यानी किताबुल हिंद, इससे भी एक तरीके से गजनवी के आसपास का, या गजनवी के साम्राज्य या गजनवी के आक्रमणों का ही उल्लेख मिलता है। एक पुस्तक है जो इसमें सही है, वो तबकात नासिरी, ये मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। ये मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है, और ये मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश का समकालीन था, और इल्तुतमिश इससे, ठीक है, जब सिंध पर कुबाचा को पराजित किया था, तो उस दौरान ये इल्तुतमिश मिला था किससे? मिनहाज उस सिराज से। फिर उसको अपने दरबार में नियुक्त किया, यानी इल्तुतमिश का दरबारी था मिनहाज उस सिराज, जिसने तबकात नासिरी पुस्तक लिखी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ये तबकात नासिरी उसने इल्तुतमिश पर नहीं लिखी है, बल्कि नासिरुद्दीन महमूद पर लिखी है। ठीक है, ये भी एक अलग सवाल है। आगे सवालों में पढ़ते हैं, देखिए 18वां सवाल है, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? यह सवाल है, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? तो जो सेक्युलर होगा तो सर्वप्रथम होली खेली थी, तो ये इसका नाम, इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है एक धर्मनिरपेक्ष शासक था जो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता था। इसके अलावा उसके दरबार में हिंदू अधिकारी रहते थे, जैन संत रहते थे। तो ये तमाम चीजें हैं, उसके धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर होने का प्रमाण मिलता है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो होली में, तो ऐसी धर्मनिरपेक्ष शासक अगर मुगलों में आपको रिलेट करके पूछना है तो मुगलों में आपको पता ही है अकबर है ये, ठीक है, इस तरह का। यानी धर्मनिरपेक्ष अगर मुगलों में पूछ ले तो आपका वहां पर आंसर क्या होगा, वहां पर आपका आंसर होगा अकबर। अगला 19वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं रखता है। राजस्व यानी रेवेन्यू से संबंधित उसने कोई भूमि मापन नहीं कर रखा है। अब देखो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी ने तो करा है। आपको भी पता है अलाउद्दीन खिलजी की मसाहत प्रणाली थी, मसाहत, और उसमें मसाहत को और विश्व प्रथा ये चलाई है उसने, मसाहत प्रणाली चलाई है। सिकंदर लोदी ने तो अभी बताया मैंने गजे सिकंदरी चलाया है। शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी ने पट्टा कबूलियत प्रथा चलाई है, पट्टा और कबूलियत प्रथा चलाई है। तो बचा कौन आपका, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किसी भी तरह के भूमि राजस्व या राजस्व निर्धारण से संबंधित कोई भी भूमि मापन या कोई भी भूमि राजस्व निर्धारण से संबंधित कोई भी भूमि मापन नहीं करा है, यह आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 20वां सवाल, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे। हालांकि ये सीरीज चल रही है आपके दिल्ली सल्तनत के आसपास की, लेकिन एक सवाल इधर, एक दो सवाल इधर उधर से आए हैं इसमें कि किसके अधिकार असीमित थे। ये एक बार यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया है कि किसके अधिकार सीमित थे और किसके असीमित थे। तो असीमित मतलब ज्यादा, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो आप ध्यान रखेंगे वजीर ए तफवीज, कहीं पर तफवीद आपको नाम मिलेगा, ये वही है वजीर ए तफवीद। इसके अधिकार क्या थे, वजीर मतलब प्रमुख मंत्री जो होगा, वजीर ए तफवीद के जो अधिकार थे वो असीमित थे, जबकि वजीर ए तंजीब के जो अधिकार थे वो सीमित थे। ये ध्यान रख लेंगे। बाकी मीर बख्शी आपको पता है सेना प्रमुख हुआ करता था, तो ये चीज है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायर का, 21वां सवाल है, किसे उर्दू शायर का जनक कहा जाता है। तो उर्दू शायर का जनक शमसुद्दीन वली को कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लेंगे आप, शमसुद्दीन वली इसका सही आंसर है। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 22वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद गौरी का दास नहीं था। आपको पता है मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी के बारे में एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि जैसे मोहम्मद गौरी ने खुद कहा था कि जैसे बाकी राजाओं को अपने पुत्रों पर, अपने राजकुमारों पर गौरव होता है, वैसे ही मुझे अपने तुर्क सरदारों, अपने तुर्क दासों पर गौरव है। वही मेरे पुत्र हैं, वही मेरे साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो ये मोहम्मद गौरी का दास इसमें से कौन नहीं था, उसने अपना साम्राज्य बांटा था। आपको बताया बख्तियार खिलजी ये था। ये ऐबक का भी है बाद में दास, लेकिन पहले बख्तियार खिलजी गौरी का दास था, जिसको पूर्वी भारत का या पूरी भारत का जिम्मा सौंपा था, यानी बंगाल का। यलदौज ये भी था, बिल्कुल यलदौज को गजनी सौंपा था, तो ये भी था। नहीं था पूछा है ना, इसलिए ऐबक था बिल्कुल, इसको लाहौर सौंपा था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। ये इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश खुद ऐबक का दास है, इसलिए ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि इल्तुतमिश खुद ऐबक का दास है और बाकी गौरी के दास हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ये भी आप यहां पर देख लेंगे इस तरीके से। देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा आपको बताया, घोड़ों को दागने की, सैनिकों का हुलिया लिखने की, स्थायी सेना रखने की, ये सब प्रथाएं दिल्ली सल्तनत में किसी व्यक्ति ने शुरू की हैं। तो ये व्यक्ति कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। अगले देखिए, राजत्व के सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांतों के का संकलन वसीया में, वसीया मतलब वसीहत होता है। और ये जो आज वसीहत लिखने का इतना रिवाज है ना, ये सबसे पहले एक फारसी रिवाज हुआ करता था। तो देखो क्या सवाल है, राजत्व का सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांतों का संकलन वसीया में, वसीहत में किस सुल्तान ने ये काम किया था। तो सीधी सी बात है, फारसी रिवाज किसने चलाए हैं भारत में, तो बलबन इसका सही आंसर होगा। बलबन ने अपने राजस्व सिद्धांत कि मैं ही राज्य हूं, यानी उसने अपने आप को क्या कहा था कि मैं क्या हूं, जिले इलाही हूं, और खुद नियाबत खुदाई, ऐसी जो उसने उपाधि ली है, वो सब राजत्व का सिद्धांत है। यानी वो राजा की सर्वश्रेष्ठता को बताता है, और वो सब चीजें उसने अपने प्रशासनिक सिद्धांत और राजत्व सिद्धांत को अपने वसीहत में या वसैया में संकलित किया था, और वो व्यक्ति है बलबन।
ये भी आप इसमें ध्यान रख लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 25वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संगठन से संबंधित नहीं था? बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला शासक है और उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए उसको जाना जाता है। तो उसकी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो किस तरीके से कारगर हुई? तो यहां पर सवाल है कि उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित कौन नहीं रखता है? दीवानी रियासत रखता है, आपको भी पता है, क्योंकि दीवानी रियासत, ठीक है, व्यापार का या बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रमुख नियंत्रक हुआ करता था। ठीक है, सहनाई मंडी यानी मंडी प्रमुख ये भी था। बरीद आपको पता है गुप्तचर विभाग का प्रमुख, यानी वो क्या करता था, बाजार में ये देखता था कि कोई व्यक्ति राजा के फैसलों के खिलाफ जाकर, ठीक है, अतिरिक्त दामों पर तो क्या नहीं बेच रहा, अनाजों को नहीं बेच रहा, ये सब चीजों के लिए, ठीक है, एक जासूस विभाग यानी एक जासूस बरीद की नियुक्ति। तो ये तीनों हैं, तो कौन नहीं है? आमिल नहीं था इसमें। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आमिल, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आमिल जो है, ठीक है, आमिल जो होता था दिल्ली सल्तनत में, ये परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, परगने का मुख्य अधिकारी होता था आमिल। तो आमिल इसमें नहीं है शामिल। ठीक है, आगे देखते हैं, 26वां सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ये युग में सही सुमेलित नहीं है? तो पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं पेपर में, क्योंकि आपको वहां एक दो सवाल आपके ऐसे गलत होते हैं जब आप देखते हैं कि आप जाते ही नहीं और सीधे देख लेते हैं युग में सही सुमेलित, आप है सीधे अपने अल्सेंस से लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़ने के बाद आपको सॉल्व करना चाहिए, नहीं है पूछ रहा है। देखो, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, बिल्कुल सही है। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग था। ये दीवानी मुस्तखराज जो था अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राशि की वसूली के लिए चलाया था। आपको पता है बकाया राशि यानी इक्तादार बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने, आपको पता है इक्तादारी व्यवस्था में क्या होता था, इक्तादारी व्यवस्था में राजा सारे जो नगद वेतन नहीं देता था अपने अधिकारियों को, उनको एक भूमि का हिस्सा देता था जिसको इक्ता कहा जाता था, और इक्ते से आने वाली ही जो राशि होती थी उसको वो व्यक्ति वेतन के तौर पर लेता था। और लेकिन वेतन के अतिरिक्त कई बार क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई एक इक्ता प्रदान कर दी तो उससे कोई अतिरिक्त व्यय आया, तो अतिरिक्त व्यय कहां आता था? राजा के पास आता था, और उस अतिरिक्त व्यय को फवाजिल कहा जाता था, फवाजिल। तो वो फवाजिल जो है वो इन लोगों ने देना बंद कर दिया, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया ये इक्ता प्रणाली ही बंद कर दी, और इक्ता प्रणाली बंद करने के साथ साथ उसने दीवान मुस्तखराज यानी इक्तादारों ने जो बकाया राशि इतने समय से रखी थी उसकी वसूली के लिए ये सब काम किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो दीवान खैरात ये एक दान विभाग था जो फिरोज तुगलक ने चलाया था, बिल्कुल ये भी सही है। और दीवान रियासत बलबन, बिल्कुल नहीं। दीवान रियासत आपको पता है, दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया विभाग है, इसका मतलब इसमें सुमेलित ये नहीं कर रहा, बाकी सही सुमेलित हैं, और सिर्फ ये जो है ये सुमेलित नहीं करता, क्योंकि ये दीवान रियासत जो विभाग है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 27वां सवाल। 27वां सवाल है कि निम्नलिखित भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो 27वां सवाल, सबसे पहले मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले भीम द्वितीय ने 1178 में पराजित किया था, आपको पता है। और ये भीम द्वितीय गुजरात का अनिलवाड़ शासक था, यानी गुजरात का चालुक्य शासक था, या गुजरात के चालुक्य को आपको पता है सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गुजरात का चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में पराजित किया था किसको? मोहम्मद गौरी को। और ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी, और ये भी ध्यान रखना है। और ये कहां का शासक था? गुजरात का। कई बार आपको पेपर में गुजरात नहीं आएगा बल्कि अनिलवाड़ आएगा, तो वो अनिलवाड़ गुजरात में ही है, ठीक है, तो वो भी आंसर यही रहेगा, तब भी आपका आंसर यही रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 28वां सवाल। इब्न बतूता यात्री था। इब्न बतूता अभी आपको ऊपर भी इसके समंदर में आया था। इब्न बतूता अफ्रीका यात्री था, अगर देश का नाम आता तो मोरक्को, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भारत आया था, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। अगला, शरीयत के अनुसार, मुस्लिम कानून को शरीयत कहा जाता है। शरीयत के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत में भू राजस्व की अधिकतम मान्य दर कितनी थी? तो देखो ये पूछ रहा है कि शरीयत के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत में राजस्व की अधिकतम दर कितनी थी? तो राजस्व की अधिकतम दर पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल का पूर्व भाग यानी दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत से पहले, तो यहां पर भू राजस्व की अधिकतम दर कितनी है? 50%। 50%। जैसे आप दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ते हैं,
दिल्ली सल्तनत में भी एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने 50% भू राजस्व की दर रखी ही थी। तो 50% है अधिकतम दर, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल की तरफ देखिए, 30वां सवाल है जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में उसकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको भी पता है। उसकी दक्षिण अभियान जो है, जितने भी दक्षिण अभियान हैं, वो उसके जो गुजरात अभियान से 1000 दिनारों में खरीदा गया था, 1000 दिनारी, मलिक काफूर ने उसके दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किया था और इसके साथ साथ अमीर खुसरो भी जा गया हुआ था। ठीक है। 31वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर, ठीक है, यानी अनाजों पर जकात लगाया था? तो ये व्यक्ति कौन है जिसने खाद्यान्नों पर जकात लगाया था? खाद्यान्नों पर जकात लगाने वाला जो व्यक्ति है वो फिरोज तुगलक है। ठीक है, खाद्यान्नों पर जकात लगाने वाला जो व्यक्ति है। अगला सवाल देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर जकात लगाया हटाया था? ठीक है, खाद्यान्न से जकात हटाया था। तो खाद्यान्न से जकात हटाने वाला जो व्यक्ति है वो आपका सिकंदर लोदी है। ठीक है, खाद्यान्न से जिसने जकात कर हटाया है वो आपका सिकंदर लोदी है, लोदी वंश का शासक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, 32वां सवाल होगा ये, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया था? तो ये बस सरल सा सवाल है भी, फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर है वो फिरोज तुगलक ने लगाया था और उसके सिंचाई कर एक आपको पता है हक ए सर्व ये है। ठीक है, सिंचाई विभाग के अंतर्गत ही वो सिंचाई कर लेता था, तो हक ए सर्व नामक उसका सिंचाई कर था। ठीक है, हक ए सर्व, हक ए होता था, गलत हो गया थोड़ा सा, देख लीजिए, हक ए सर्व। ठीक है, अगला देखिए 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण की थी? जिसने स्वयं को खलीफा धारण किया, आपको पता है ऐसे ही एकमात्र है दिल्ली सल्तनत में, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। सन के मिजाज का था ना, आपको पता है, राज दरबार में नग्न अवस्था में कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर भी राज दरबार में आ जाया करता था। तो ऐसे ही है, जिस अलाउद्दीन खिलजी ने जितना भी साम्राज्य अपना विस्तार किया, जितना भी अपना प्रशासन मजबूत, साम्राज्य को मजबूत बनाया, वो सब मिट्टी पलीत किसने किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। तो यही है जो स्वयं को खलीफा घोषित करता है। एक मिनट, ये अलग अलग पेज में है तो दिक्कत करते हैं। अगला 34वें सवाल की तरफ, किसके शासनकाल में राग दर्पण नामक भारतीय शास्त्रीय पुस्तक का फारसी अनुवाद किया गया था? तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां सवाल है कि किसके शासनकाल में राग दर्पण नामक भारतीय शास्त्रीय पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो राग दर्पण एक भारतीय शास्त्रीय पुस्तक है जिसका फारसी में अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 35वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने पहला स्टेटमेंट देखिए इसमें, इल्तुतमिश ने सिजदा और पैबोस प्रथा राजा के प्रति सम्मान या अभिवादन दर्शाने के लिए आरंभ की थी। और दूसरा स्टेटमेंट है कि बलबन ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्रा रूप में प्रचलित की थी। तो उल्टा है ये एक तरीके से, दोनों कोई स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, क्योंकि सिजदा और पैबोस आपको पता है, इस सिजदा और जो पैबोस प्रथा है ये बलबन ने चलाई है, यहाँ इल्तुतमिश का जिक्र कर दिया इसने। और जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल है इल्तुतमिश ने किया था, तो यहाँ बलबन का जिक्र है। इसलिए यहाँ न तो ए सही है और न ही दो सही है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो किसने, बलबन ने शुरू किए हैं, और ये दोनों चीजें किसने, इल्तुतमिश ने। तो कोई भी मेल नहीं खाता यहाँ पर, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। और देखो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन, हालांकि थोड़ा डीप क्वेश्चन है, फिर भी देखिए, भारत में सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223-24 में हस्तलिखित पुस्तक कहां से उपलब्ध हुई? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है नेट वगैरह का, तो ये गुजरात से प्राप्त हुई थी, ये ध्यान रख लेंगे। 37वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस एक सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला का विद्रोह हुआ था? तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत में किसके शासनकाल में हाजी मौला का विद्रोह हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। दो ध्यान रखने, सेम नाम है, एक है सिद्दी मौला, जो सूफी संत हुआ करता था, सिद्दी मौला। सिद्दी मौला का विद्रोह
अलाउद्दीन खिलजी से जो पहले शासक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, उसके समय हुआ था सिद्दी मौला का विद्रोह, और हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये तो दोनों अलग अलग सवाल हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 37वां सवाल, सॉरी 38वां सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांपनाह नगर का निर्माण कराया था? जहांपनाह नगर का निर्माण कराया था, और ये जहांपनाह नगर को दिल्ली का चौथा नगर कहा जाता है, और इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने करा था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एमबीटी ने इसका निर्माण करा था। अगला सवाल देखिए 39, निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 में अधिकृत कर लिया था, अधिकार में ले लिया था? ठीक है, 1484 में अधिकृत कर लिया था जौनपुर। यहां सरकी शासक थे, या सरकी शासक हुसैन शाह सरकी का शासन था, जिसको अधिकार में ले लिया था किसने? बहलोल लोदी ने। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है, यानी निर्देश करता है गुप्तचरों की ओर कि कौन गुप्तचर होते थे? तो ये आपको पहले भी बता रखा है, बरीद जो है ये गुप्तचर हैं दिल्ली सल्तनत में, यहां तक कि प्रमुख हैं, गुप्तचर विभाग के प्रमुख बरीद हुआ करते थे। जो अन्य जो गुप्तचर हुए वो मुनहियान कहलाते थे। तो ये भी ध्यान रख लेंगे आप। अगले सवाल देखिए 41, निम्नलिखित में से किसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का या सहनाई मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया गया था? तो मलिक कबूल या मलिक काबुल जो व्यक्ति था, इसको अनाज मंडी का या सहनाई मंडी का नियंत्रक घोषित किया गया था। अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, कौन मेल नहीं खाता? रणथंभौर की विजय उलूग खां नुसरत खां, बिल्कुल मेल खाता है। चित्तौड़ की विजय जफर खां और नुसरत खां, नहीं खाता है। मांडू की विजय आइनुल मुल्क मुल्तानी साहित्यकार था, बिल्कुल इसने ही किया था। जालौर विजय अंतिम विजय थी अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत में, कमालुद्दीन गुर्ग ने की थी, बिल्कुल सही है। तो एक मेल नहीं खाता, वो ये है जफर खां और नुसरत खां, क्योंकि चित्तौड़ की विजय 1303 में की थी, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के संदर्भ में जो था वो यही अभियान था। तो ये खुद किया था, इसके साथ अमीर खुसरो गया हुआ था, तो ये लोग नहीं गए थे, तो ये मेल नहीं खाता, यानी इसका सही आंसर बी हो गया एक हिसाब से। फोर्टी थ्री क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है, मतलब कौन सिस्टमेटिक ढंग से सही है? तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें नायबों को क्रम से लगाना, ये बहुत डीप क्वेश्चन है वैसे, तो ये ध्यान रखना है, इसका सी आंसर सही है। पहले मलिक काफूर, फिर जमालुद्दीन याकूत, महमूद गवा, फिर खाने जहां मकबूल। ठीक है, अगला 43 क्वेश्चन देखिए, फोर्टी थ्री हो गया। 44, किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण किया है? आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के समय जो पहला विद्रोह हुआ था, उसके राजा बनने के बाद वो नवीन मुसलमान जो दिल्ली में बसाए गए थे, मंगोल थे जो, उन्होंने किया था। असल में हुआ क्या था कि गुजरात अभियान जब 1297-98 में हुआ, तो उस दौरान ये नवीन मुसलमान भी अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति के साथ शामिल हुए, मतलब अलाउद्दीन की सेना के साथ शामिल हुए। जब वहां गुजरात जीत गए तो उन्होंने गुजरात जीत का एक बड़ा हिस्सा खुद मांगा था, यानी गुजरात जीत का एक बड़ा हिस्सा स्वयं मांगा था। इसलिए इन्होंने जब नहीं दिया गया तो इन्होंने विद्रोह किया। तो बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इनको क्या किया था, सरेआम इनका कत्ल किया था। तो इसका जिक्र इसामी वो बरनी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसामी और बरनी ने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए 45, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तति की का तूतीनामा नामक फारसी कृति में अनुवाद किया है? तो चिंतामणि की एक पुस्तक है जिसको सुख संपत्ति कहा जाता है, इसका एक सूफी संत ने फारसी भाषा में अनुवाद तूतीनामा नामक से किया है, और वो सूफी संत हैं ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। ठीक है, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने इस सुख सप्तति का
फारसी भाषा में अनुवाद तूतीनामा नामक नाम से किया है। तो ये भी ध्यान रख लेंगे। अगला सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए अब मिलाना है इसमें ऑप्शन के हिसाब से। जफर खां की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति, सीधी सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। तैमूर द्वारा दिल्ली पर लूट 1398 की बात है। हाजी मौला का विद्रोह, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के बाद समय की बात है। अहमदाबाद की स्थापना, ये तो गुजरात के शासक अहमद शाह प्रथम ने की थी, ये तो और भी समय थोड़ा लेट की बात है। तो ये सबसे लास्ट का है, तो ये चौथा हो गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1398 से पहले का है, इसका मतलब ये तीसरा हो गया। अब इसमें आप पहला दूसरा नियुक्त करना है, तो आप देखेंगे कि तीसरा चौथा, यानी कहने का मतलब है कि ये जफर खां को गुजरात के गवर्नर के तौर पर सबसे पहले नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नहीं, सबसे पहले हाजी मौला का विद्रोह हुआ था, मिस्टेक हो गया। सबसे पहले ये हाजी मौला का विद्रोह, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये। तो आप देखिए मेल मिला लीजिए। ठीक है, तो पहला जो है वो तीसरा जिसमें होगा तीसरा, दूसरा पहला, फिर तीसरा जो है वो दूसरा है, और ये चौथा है। तो इसका मतलब ये जो सी आंसर है ये आपका सही हो गया। ठीक है, सी आंसर सही हो गया। अगला सवाल देखिए इसमें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी को भूमि अनुदान दिया था? पहले भी बता रखा है आपको, जम्बू जी एमबीटी के दरबार में रहते हैं, तो एमबीटी ही देगा, सीधी सी बात है। तो एमबीटी के दरबार में रहते हैं जैन संत, वहीं पर इनको भूमि अनुदान या भूमि दान में दी गई थी। तो 47 का मोहम्मद बिन तुगलक। 48 देखिए, 48 में है कि इनको सही मिलान करना है। तो सही मिलान देखिए, बदायूं की रचना क्या है? मुंतखबुल तवारीख, बदायूं अकबर कालीन है। इसामी की जो रचना है, इसामी की रचना मैंने बताया बहराम शाह के, अलाउद्दीन बहमन शाह के दरबार में रहता है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह के दरबार में रहता है, तो फुतुहुल सलातीन इसकी रचना है। मुल्ला दाऊद की चंदाइन है, और कुतुबन की मृगावती। तो मिला लीजिए आपको इस तरीके से, ये सब ऊपर नीचे हो गया। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा, तो पहले का चौथा और दूसरे का दूसरा। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा वो सही होगा हिसाब से। ठीक है, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का फर्स्ट। ठीक है, तीसरे का फर्स्ट और चौथे का तीसरा, ठीक हो गया। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था? आपको पता है किताबुल हिंद, ये जो किताब है ये अलबरूनी की है, और अलबरूनी आपको पता है गजनवी के समय भारत आया था, और वो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति है। इसका अंग्रेजी अनुवाद ईसी सचाऊ ने किया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ईसी सचाऊ ने किया था, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो होगा 50वां सवाल। निम्नलिखित में से किसने तुर्की अमीर एदगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया? तो आपको पता है नायब या ममलिकात का जो पद बना है, नायब मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। जैसे मैंने आपको वहां भी बताया ना, खुदा के यानी खलीफा के सेंस में आ रहा है, तो वहां पर भी मतलब प्रतिनिधि। नायब ममलिकात ये पद जो बनाया था बहराम शाह ने बनाया था, और बहराम शाह ने ये सबसे पहले यह पद जो है किसको दिया? एदगीन को दिया था। ठीक, बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद शासक बनाया भारत में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए किया था? तो राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए उसने क्या किया था? दीवान मुस्तकराज यानी बकाया राशि की वसूली के लिए बनाया था। तो ये राजस्व कार्य प्रणाली में सुधार के लिए हो गया, सीधी सी बात है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा दीवान मुस्तखराज।
अगला देखिए, भारत में मध्यकाल में देहलीवाल का क्या अर्थ है? तो देहलीवाल आपको पता है, जब भारत में तुर्क आक्रमण हुए तो तुर्क आक्रमणों से पहले जो दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली में रहते थे, खासतौर पर तोमर, चौहान, गढ़वाल, ये जो गढ़वाल तो वैसे नहीं रहते थे, वैसे तोमर और चौहान ही रहते थे। गढ़वालों की जो राजधानी कन्नौज थी, तो तोमर और चौहानों ने जो सिक्का चलाया था या जो मुद्रा चलती थी उसको देहलीवाल कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्क विजय के समय दिल्ली में प्रचलित मुद्रा। जब तुर्कों ने दिल्ली को जीता था तो दिल्ली में देहलीवाल नामक मुद्रा प्रचलित थी। अगला 53वां क्वेश्चन देखिए, सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित जो आपको पहले पता होते हैं उस हिसाब से मिला लीजिए। जैसे अमीर या हाजिब है, अमीर या हाजिब होता था राज्यसभा का यानी राजा के यानी शाही दरबार का प्रमुख अधिकारी, राज्यसभा यानी राजा की सभा का प्रभारी अधिकारी, यानी राजशाही यानी शाही दरबार का प्रमुख अधिकारी हो गया अमीर या हाजिब। मुहत्सिब ये क्या होता था? नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक अधिकारी, यानी जो नागरिकों के लिए क्या बनाए, उनके लिए आचार व्यवहार संबंधी नियम बनाए, वो होता था मुहत्सिब। ऐसी मुहत्सिब जो विभाग है बाद में मुगल काल में औरंगजेब द्वारा बनाया गया है। और जैसे आपको कोई एक नहीं आ रहा, जैसे खुद है, खुद और मुकद्दम आपको पता है ग्राम स्तर के राजस्व अधिकारी होते थे, ग्राम राजस्व अधिकारी। खुद और मुकद्दम क्या है, ये सवाल पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में। तो खुद और मुकद्दम जो है ये दोनों दिल्ली सल्तनत में ग्राम राजस्व अधिकारी होते थे। तो ये मिल गया, और एक ही बचा, ये आप कर सकते हो आराम से, नवी संदा जो हो गया वो लिपिक या क्लर्क हो गया। तो मिला लीजिए, पहले का चौथा, पहले का चौथा और चौथे का तीसरा, पहले का चौथा दूसरे का फर्स्ट। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसका ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजी मकबरा है? आपको पता है भारत में अष्टकोणीय या अष्टभुजी जो मकबरा है वो शेरशाह सूरी ने बनाया है। थोड़ा सा लॉजिक से भी सवाल सही हो सकते हैं। और शेरशाह सूरी एक अफगान है, लेकिन यहां शेरशाह सूरी अफगान ऑप्शन में नहीं है, तो आपको दूसरा कोई अफगान ढूंढिए। देखिए, अफगानों की परंपरा का होगा तो सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो भी अष्टभुजी था, और इसमें दोहरे गुंबद का पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है, यानी 2 गुंबद है इसमें। तो ये भारत में दोहरे गुंबद का पहला उदाहरण है सिकंदर लोदी का मकबरा। तो सीधी सी बात है, लोदी है, तुगलक, लोदी और इस तरीके से ये जो लोग हैं इन्होंने, इनके जो मकबरे हैं वो अष्टकोणीय हैं। शेरशाह सूरी का भी अष्टकोणीय था, और इस तरह से लोदी वंश के शासक भी अफगान हैं और ये शेरशाह सूरी भी अफगान था। तो लगभग समानता रहेगी दोनों में। अगले सवाल की तरफ देखिए, 55वां सवाल। सूची 1 को मिलान करना है, तो देखो किस तरीके से मिलान करेंगे। अलबरूनी की रचना आपको पता है तारीख हिंद यानी किताबुल हिंद है, ठीक है। इसके अलावा अमीर खुसरो की रचना क्या है? खजानुल फतूह है। तो अगर आपके 2 भी मिल रहे हैं ना, तब भी आप मिलान कर सकते हैं। अलबरूनी पहले का चौथा और तीसरे का दूसरा। देखो पहले का चौथा एक ही में है, तो देखो आराम से मिला सकते हैं। दूसरे का तीसरा यानी इसकी ऐनाल मुल्क मुल्तानी की जो रचना है वो इंसा व मेहरू है, और फ़क्र मुदाबिर की तारीख है फ़खरुद्दीन। तो ये आपका सही आंसर हो गया इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, उत्तर भारत में तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति। किसने कहा इसको नगरी क्रांति? उत्तर भारत में तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थी। तो ये मोहम्मद हबीब का स्टेटमेंट है, ये मोहम्मद हबीब का स्टेटमेंट है। अगला देखिए 57वें सवाल की ओर। दिल्ली के किस सूफी संत ने यह प्रसिद्ध कथन संबंधित है? किसने कहा यह सूफी संत? किस सूफी संत ने कथन कहा कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, की हुजूर अभी दिल्ली दूर है? तो पता है आपको, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा था? गियासुद्दीन तुगलक को, गियासुद्दीन को। जब गियासुद्दीन बंगाल अभियान पर गया था तो उसने आदेश जारी करवाया कि निजामुद्दीन औलिया राज दरबार छोड़ दें और उनको जो 5 लाख टन का
नासिरुद्दीन खुसरो के समय मिली है उसे आप क्या कर दें, त्याग दें। तब उन्होंने कहा था कि हुजूर पहले दिल्ली तो आ जाइए, दिल्ली अभी दूर है। तो ये आपका निजामुद्दीन औलिया सही आंसर हो गया। अगला 58वां क्वेश्चन देखिए, निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था। तो निजामुद्दीन जुनैदी सरल सा क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का, बाद में रजिया ने इसको हटा दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों का नाम सम्मिलित है, लेकिन एकमात्र कोई अपवाद है जिसका नाम उल्लेखित नहीं है। पहली बात, खुतबा क्या होता है ये जान लो। इस्लाम धर्म में प्रशंसात्मक जो लेख होता है, प्रशंसा में जो लेख लिखा जाता है, जो पढ़ा जाता है, उसे कहा जाता है खुतबा। ठीक है, तो वो खुतबे में जब फिरोज तुगलक खुतबा पढ़ा करता था तो अपने पूर्व के सभी सुल्तानों का जिक्र उसमें होता था, सभी की प्रशंसा के बारे में पढ़ा करता था, लेकिन उसमें अपवाद स्वरूप एक का नाम नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि आपको पता है ऐबक ने स्वतंत्र शासन नहीं किया है, ठीक है, बल्कि उसके समय गौरी के अन्य गुलाम भी स्वतंत्र थे, तो उसने कोई स्वतंत्र शासन नहीं किया, बल्कि अपने क्षेत्र में ही शासन किया, और बाकी आपको पता है। तो इसीलिए उसने स्वतंत्र शासन नहीं किया, इसलिए उसके नाम का खुतबा भी नहीं पढ़ा गया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है सब्जेक्ट को लेकर, जो पेपर बनते हैं उसमें। अगला देखिए, अमीर सादा। ये देखिए, अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला सल्तनत काल का पहले व्यक्ति कौन है। पहली बात, अमीर सादा होता क्या था, आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। वो चाहता था कि भारत से बाहर भी लोग उसको जानें, इसलिए उसने ईरान विजय या खुरासान विजय की योजना बनाई थी। इन तमाम योजनाओं के बावजूद भी उसने वहां के, इसके समय क्या हुआ, विदेशी संबंध थोड़ा बेहतर भी हो गए, यानी वहां के राजदूत एम्बेसडर जो थे वो भारत में आते थे और भारत के उधर भी जाते थे। तो इसने क्या किया, जो विदेशी अमीर थे, जो विदेशी अमीर, यानी विदेशी अमीर मतलब राजदूत अधिकारी, जो विदेशी अमीर है उनकी नियुक्ति की, और उनको अमीर सादा कहा जाता था। तो विदेशी अमीरों की नियुक्ति करने वाला, यदि जो फॉरेन एम्बेसडर थे उनकी नियुक्ति करने वाला पहला सल्तनत काल का पहला शासक है, इसलिए ये सवाल ऐसे बनता है। बाकी आप ऑप्शन यहाँ देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप क्या करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक करेंगे, ठीक। अगला सवाल देखिए 61वां, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है। देखो एक एक करके देखिए, भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन, बिल्कुल, गजे सिकंदरी बनाया था तो ये तो सम्मिलित है। एक अनुवाद विभाग बनाया था, अभी बताया, फरहंगे सितर सिकंदरी बनाया था। अन्न पर से कर समाप्त कर दिया था, अभी बताया था। जकात समाप्त किया है, ठीक है। फरहंगे सिकंदरी नाम है, विभाग बनाकर बहुत सारी रचनाएं की हैं। और एक गजे सिकंदरी नामक क्या बनाया है, भूमि मापन के लिए पैमाना बनाया है। तो सभी मेल खाते हैं सिर्फ ये मेल नहीं खाता है, बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण उसने नहीं किया था। पता है आपको, लोदी वंश का जो पहला शासक था बहलोल लोदी, उसने स्वतंत्र शासन नहीं किया था, बल्कि वो क्या कहता था, स्वयं को मकसद अली, वो अपने सरदारों को अपना पुत्र कहकर संबोधित करता था, और वो राज सिंहासन में न बैठकर आम सरदारों के साथ नीचे कालीन में बैठता था। इसलिए उसने देखो, जबकि बाद में सिकंदर लोदी ने इस तरह से शासन नहीं किया, उसने जो पुराने राजत्व के सिद्धांत हैं जैसे बलबन अलाउद्दीन खिलजी, उसी तरीके से निरंकुश शासन किया। तो इसलिए उसने बलबन बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया, बाकी सारी चीजें की। तो इसका आपका ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित करना है बर्बक, ठीक है। ये बर्बक को ना अमीर हाजिब कहा जाता था वैसे, बर्बक मतलब अमीर हाजिब, यानी शाही दरबार का प्रमुख अधिकारी। हाजिब हो गया है मेरे से। मुशरिफ गुप्तचर, ठीक है, गुप्तचर। मुतसर्रिफ शाही कारखाना। बरीत दरबारी शिष्टाचार। देखो बरीत तो नहीं है, और मैंने बता दिया अमीर हाजिब भी नहीं है, क्योंकि अमीर हाजिब क्या होता था, शाही दरबार का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। मुशरिफ भी नहीं, क्योंकि वो लेखा परीक्षक होता था, तो गुप्तचर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर इसका क्या है, मुतसर्रिफ, ये शाही कारखाने का प्रमुख हुआ करता था, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, सुल्तान महमूद गजनवी की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था। वैसे उसके भारत विजय का उद्देश्य
धार्मिक प्रचार प्रसार करना और धन संचय यानी धन लूटना, ये दोनों था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखो दोनों हैं, धर्म प्रचार भी है और धन संग्रह भी है। तो ऐसी स्थिति में आप धन संग्रह लगाएंगे, क्योंकि उसके जो 17 आक्रमण है उससे यही जानकारी मिलती है कि उसने भारत से बहुत सारा धन वो लूट कर कहाँ ले गया, अपने देश गजनी ले जाएगा। तो जब दोनों ऑप्शन हो, हाँ ए भी होता तो तब आप दोनों लगा देते, लेकिन जब दोनों हो तो आप धन संग्रह को ज्यादा पहले प्रेफर करेंगे, ये भी ध्यान रखें। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए क्या क्या है, टंका है, बिल्कुल इल्तुतमिश ने चलाया है, चांदी का है। जीतल है, तांबे का चलाया है, ये भी किसने चलाया है? ये भी इल्तुतमिश ने चलाया है। दोगानी, नाम से पता चल रहा है दोगानी, यानी तांबे प्लस कांसे का था ये, तांबे और कांसे का। और एक सांकेतिक मुद्रा के तौर पर किसने चलाया था? एमबीटी ने। एमबीटी ने जब सांकेतिक मुद्रा चलाई थी ना, तो वो मिश्रित थी तांबे और कांसे की, तो ये भी दिल्ली सल्तनत का हो गया। तो कौन नहीं है? दाम। आपको पता है दाम एक तांबे का सिक्का है जो शेरशाह ने चलाया था, और शेरशाह आपको पता है बाद में आता है मुगल काल के बीच में। बाद में अकबर ने भी इसको फॉलो किया और दाम तब भी चलाया, लेकिन सबसे पहले तांबे का दाम जो है शेरशाह सूरी ने चलाया है। तो ये इसके हिसाब से ये आंसर सही हो गया, जो मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, 65वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? बाद में छोड़ भी दिया गया था। तो मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया जो है वो है अमीर खुसरो, बाद में छोड़ भी दिया गया था। ठीक है, अलम खाना किस कारखाने से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत में अलम खाना क्या था? तो अलम खाना था पताकाओं से संबंधित, जहां क्या बनते थे? राजकीय ध्वज बनते थे, झंडे बनते थे, राजकीय ध्वज बनते थे जहां। ठीक है, उसे कहा जाता है अलम खाना। तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली से बाहर स्थित मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत में ऐसा एक शासक सिकंदर लोदी है, लेकिन यहां ऑप्शन में सिकंदर लोदी नहीं है। तो ऐसे ही कुछ प्रावधान फिरोज तुगलक ने भी किए थे, तो यहां पर ऑप्शन आपका फिरोज तुगलक हो जाएगा। वैसे प्लस करके आप जोड़ लेना, सिकंदर लोदी ने भी यह काम किया है। और सिकंदर लोदी, अगर सिकंदर लोदी फिरोज तुगलक आता तो फिर ए भी दोनों ऑप्शन में आता। वैसे फिरोज तुगलक से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, सॉरी सिकंदर लोदी से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन जब सिकंदर लोदी ऑप्शन में नहीं है तो फिर फिरोज तुगलक, क्योंकि फिरोज तुगलक ने भी इस तरह के प्रावधान किए थे। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो जिस पर उसने पुस्तक लिखी होगी, तारीख फिरोज शाही किस पर लिखी है? फिरोज तुगलक पर लिखी है। तो सीधी सी बात है, फिरोज तुगलक को ही उसने क्या कहा होगा? दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा होगा। लेकिन सवाल एक और बनता है, सवाल यह बनता है कि मिनहाजुस सिराज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान इसको नहीं कहा। मिनहाजुस सिराज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को कहा था। ठीक है, या एक पॉइंट लिख लेना, मिनहाज जो है, मिनहाज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसको कहा? तो नासिरुद्दीन महमूद को, नासिरुद्दीन महमूद को कहा था। और इसी पर मिनहाज की पुस्तक भी है, तबकाते नासिरी, इसी नासिरुद्दीन महमूद पर, जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था और कुरान की आयतों को खुद लेकर बेचा करता था। तो मिनहाजुस सिराज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को कहा है, और जियाउद्दीन बर्नी ने किसको? फिरोज शाह तुगलक को। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। अगले देखिए, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। बहलोल लोदी के समय इसको मिला लिया गया था, बाद में फिर विद्रोह हुआ तो सिकंदर लोदी ने फिर पराजित किया। तो अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। सरकी वंश था, इसलिए इसका नाम हुसैन शाह सरकी कह देते हैं। अगला, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक नहीं होगा। यह स्टेटमेंट इल्तुतमिश का है। दो चीजें होती हैं, एक होता है दारुल हर्ब और एक होता है दारुल इस्लाम। जिस देश में इस्लाम की आबादी यानी मुस्लिम आबादी कम है, वहां इस्लाम ने किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे गैर इस्लामिक लोगों के साथ रहना है, ठीक है, उसको दारुल हर्ब कहा जाता है। लेकिन दारुल इस्लाम उसे कहा जाता है कि जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उस क्षेत्र को क्या कर देना? मुस्लिम यानी उसको इस्लामिक क्षेत्र घोषित कर देना, या वहां पर इस्लामिक कानून, शरीयत कानून घोषित कर देना, इसको दारुल इस्लाम कहते हैं।
तो ये इल्तुतमिश ने किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आज की यह क्वेश्चन सीरीज यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम मध्यकाल के कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।